बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू वो वाली क्लास जिसके बारे में आप दुआ करें कि काश ज़िंदगी में आखिरी मरतबा आप QM की क्लास में बैठ रहे हों, क्योंकि अब तो पेपर्स हैं, आखिरी रिवीजन क्लास है। तो आमीन बोलें और जो है वो इधर फोकस करें। इधर तो अभी कुछ लिखा ही नहीं। आज हमने करना क्या है, ये एक अच्छा सवाल है। हमने पिछली 3 रिवीजन क्लासेस में पहले चैप्टर 5-6 जो इंपॉर्टेंट था वो कर लिया, फिर 11-12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो कर लिए, फिर 12 13 14 13 14 15 जो कि इंपॉर्टेंट इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि अवाम उसे जो है वो इग्नोर कर देती है एंड पे होने की वजह से, वो कर लिए। पीछे बचा क्या? पीछे हमारे पास बचा 1 से लेके 4 और 7 से लेके 10। तो एक जगह हमने 3 क्लासेस लगा के जो है वो 7 चैप्टर किए, और आज हमारे पास सिर्फ एक क्लास में 8 चैप्टर है। तो इंस्टेड ऑफ के हम 1.5 घंटे में 8 चैप्टर जो है वो इंतहाई डिटेल से करने की कोशिश करें, ज़रा फास्ट मोड में जो है वो इन चैप्टर्स को गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम करें चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 में था कौन? चैप्टर 1 में थी लीनियर इक्वेशंस, और जो है वो लीनियर इक्वेशन से मिलती जुलती कुछ ज्योमेट्री की बातें, डायग्राम्स वाली बातें, कुछ स्लोप्स होती थी, कुछ लाइंस होती थी। स्लोप्स का आपस में रिश्ते होते थे किस तरह के, आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर, या लाइन बाय लाइन चलते हैं। लीनियर इक्वेशन होती कौन है? वो वाली इक्वेशन जिसकी डिग्री है 1, जिसमें स्क्वायर क्यूब वगैरह का चक्कर नहीं होता है, एक्स होता है और कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। एक कोई कोएफिशिएंट होता था x का, एक कांस्टेंट होता था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। और क्या हमने सीखा था? हमने सीखा था कि x के साथ जो कोएफिशिएंट लगा होता है उसे हम प्यार से स्लोप बोल देते होते हैं। स्लोप जो हमें बताती है कि इस लाइन की जो स्ट्रेट लाइन है उसकी डायग्राम कैसे होगी। अगर स्लोप पॉजिटिव हो हम कहते थे लाइन भी पॉजिटिव होगी, नीचे से ऊपर जा रही होगी। अगर स्लोप नेगेटिव हो तो लाइन नीचे होगी। अगर स्लोप जीरो हो तो लाइन, चलो जुबानी के बजाय, अगर स्लोप जीरो हो तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, इसकी हम कहेंगे स्लोप इज इक्वल टू जीरो। स्लोप एम से भी रिप्रेजेंट होती है, बी से भी होती है। और अगर लाइन इस तरह से हो वाई एक्सिस के पैरेलल, तो हम कहते थे स्लोप तो बहुत ही तूफानी है, स्लोप तो इन्फिनिट है, स्लोप ही स्लोप है। तो और इस तरह से कितने तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं चैप्टर 1 से। आपको कोई कहानी सुना के कहा जा सकता है इसकी इक्वेशन बनाओ या इक्वेशन को सॉल्व करो। और क्या हो सकता है? हमने स्लोप्स के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली। हमने कहा था अगर दो लाइनों की स्लोपें सेम निकल आए उन्हें हम प्यार से बोल देंगे पैरेलल, और अगर लाइन नेगेटिव रेसिप्रोकल हो तो इसे हम आपस में बोल देंगे, अब हमने बिल्कुल सही कहा, परपेंडिकुलर। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने इक्वेशंस बनाने के मल्टीपल तरीके सीखे थे। एक तो इक्वेशन बनाने का तरीकाकार क्या था? वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन। इससे भी स्लोप बन जाती थी। एक और भी तरीकेकार था, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। इसलिए भी स्लोप बन जाती होती थी। a और b कौन है? a और b आर द इंटरसेप्ट्स, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। यूनिट 2 क्या था चैप्टर 1 का? यूनिट 2 जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में था। हमने कहा था कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इस तरह का एक प्लेन होता है, उसमें एक्स एक्सिस होता है, उसमें वाई एक्सिस होता है, उसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, 1 2 3 4। यूनिट 2 में तकरीबन सिर्फ यही था। और क्या आपसे यूनिट 2 में एक दो छोटी छोटी फॉर्मूलाज क्या थे? अगर दो पॉइंट्स का आपस का डिस्टेंस निकालना उसका फॉर्मूला था, किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना उसका फॉर्मूला था। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि मैं लिख भी देता हूं, अगर दो पॉइंट्स गिवन है उन पॉइंट्स के दरमियान लाइन बनानी है, कैसे बनानी है उसका भी एक फॉर्मूला था। y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। इससे भी लाइन बन जाती होती थी। चैप्टर 1 के यूनिट 4 में क्या था? सिर्फ सवाल थे, कोई नया फॉर्मूला नहीं था। हाँ, फॉर्मूला था, लीनियर इक्वेशंस का नहीं था, ब्रेक इवन का था, इक्वेशंस वगैरह के बारे में था। इक्वेशंस मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं लिखूं ज़बानी। हमने कहा था टोटल खर्चा होता है फिक्स खर्चा प्लस वेरिएबल खर्चा। हमने कहा था ब्रेक इवन वो लम्हा होता है जहां आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो दोनों चीजें जीरो हो। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। चलो ये लिख देते हैं, ब्रेक इवन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। मुझे लिखना चाहिए लेकिन मैं नहीं लिख रहा, मैं लंबा करके लिखता हूं ताकि कुछ भूल ना जाए। रेवेन्यू, रेवेन्यू को सेल प्राइस पर यूनिट भी बोलते हैं। रेवेन्यू पर यूनिट
माइनस वीसी पर यूनिट। इससे आपके पास आ जाएगा ब्रेक इवन। ब्रेक इवन अगर सवाल का यूनिट्स बता दो तो आप यही करेंगे, और अगर सवाल का है कि ब्रेक इवन रेवेन्यू बता दो, कितना कोई रेवेन्यू हो कि आपका ब्रेक इवन हो जाए, तो वो हो जाएगा ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट। इससे आपके पास आ जाएगी ब्रेक इवन रेवेन्यू। लिख देते हैं ब्रेक इवन रेवेन्यू। चैप्टर 1 में यही बातें थी। फिर आया चैप्टर 2। चैप्टर 2 में उससे भी कम माल था। चैप्टर 2 ने सिर्फ आपको 3-4 तरीकों से, बल्कि 3 तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करना सिखाई। हम डे 1 से इसी नियत पे चल रहे थे कि कैलकुलेटर जिंदाबाद। हमने रेगुलर क्लास में बड़े तसल्ली से काफ़ी सारे सवाल किए थे जो कि लंबे रूट से भी हुए थे, और हमने उन्हें कैलकुलेटर से डायरेक्ट करने की कोशिश की तो 100% आंसर सेम आता था। तो हमने काम क्यों 3 चक्करों में पढ़े जब एक चक्कर से ही हमारा काम जो है वो 100% ओके आ रहा है। तो चैप्टर 2 सिर्फ अगर आपको कैलकुलेटर पे जो है वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आती है, फिर कैलकुलेटर जिंदाबाद। चैप्टर 2 में और जो है वो कोई गहरी कैलकुलेशन नहीं है। अगर बहुत ही बेसिक्स बात करूं तो चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो मल्टीपल रूट्स हो सकती हैं, मल्टीपल आंसर एक्स के हो सकते हैं, वो भी आपको कैलकुलेटर डायरेक्ट बता देगा। यू शेप्ड जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो डायग्राम, या तो यू शेप्ड या तो इन्वर्टेड यू शेप्ड। और हमने क्या पढ़ा था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ये यू शेप जो है वो यू शेप्ड होगा। अगर ए नेगेटिव है तो इनवर्स यू शेप्ड होगा। तो चैप्टर 2 में तो उसी तरह की बातें थी। फिर हमने देखा चैप्टर 3। चैप्टर 3 में मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं, तो चैप्टर 3 के ऊपर बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 में हमने 2 तरह की चीजें पढ़ी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। कौन होती हैं ये प्रोग्रेशंस? हमने कहा था अगर हमारे सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं तो हम पहचानने की कोशिश करते हैं नंबरों का आपस में क्या रिश्ता है। मैंने लिखा 1 2 3 4, मुझे ये नजर आ रहा है रिश्ता कि मैंने 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, मैंने 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, मैंने 3 में 1 ऐड किया तो 4 आया। ये 1 है जो हर जगह कॉमन है। अगर मैं जीपी की बात करूं तो कोई भी किसी नंबर का आप टेबल पढ़ लेते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 बल्कि नहीं, ये तो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है ना। 8 2 16, 16 2 32। यहां कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। लेकिन पेपर में तो बड़ा मुश्किल माहौल होता है, कैसे पहचानेंगे कि आपस में इनका रिश्ता क्या है? पहचानने का भी तरीकेकार है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में हमेशा c माइनस बी विल बी इक्वल टू बी माइनस ए, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में हमेशा c डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। अगर सवाल आ जाए जो कि आपसे नंबर देके कहे कि बताओ पहचानो कौन सी वाली सीरीज चल रही है, तो बारी बारी दोनों काम करके देख लेंगे। वैसे तो आपस की बात है, आंखों से पता लग जाता है। अगर जो है वो फिगर्स बहुत ज़्यादा चेंज आ रही हो, 16 के बाद डायरेक्ट 32 है, तो कॉमन सेंस कहती है कि पहले जो है वो सिर्फ 8 का गैप आ रहा था, अब 16 का गैप आ रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगी। लेकिन अगर दिल ना माने तो तरीकेकार ही है, c माइनस बी डिवाइड इज इक्वल टू बी माइनस ए करके देखें। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है तो कॉन्फिडेंस से लिख दें कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकती है। मजीद फॉर्मूलाज की बात करते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में आपसे पूछा जा सकता है nth टर्म, आपसे पूछा जा सकता है सम। अब मुझे चैप्टर 3 से सबसे जो कॉमन एक क्यूरी आती है वो ये आती है, प्लीज कोई ऐसी टिप बता दें जिससे हम पहचान सकें कि सवाल चाहता क्या है। कोई सवाल अवाम जो है वो सम समझ के सॉल्व कर देती है, पर लगता है एंड पे कि एन निकालना था। कुछ सवाल होते हैं एन के, लोग सम निकाल के बैठे होते हैं। तो सवाल समझना एक आर्ट है। सवाल आपको इंग्लिश में कोई कहानी सुनाएगा, आप दिल में उस इंग्लिश का उर्दू तर्जुमा करेंगे और फिर उससे आपने गौर फिक्र करनी है कि सवाल nth टर्म का है कि सम का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सवाल कहानी सुनाता है कि किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपए का लोन वापस करना है, पहली किस्त इतनी होगी, दूसरी किस्त इतने इंक्रीज के साथ होगी, तीसरी किस्त इतने इंक्रीज के साथ होगी, बता दें। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ए भी पूछा जा सकता है आपसे, आर भी पूछा जा सकता है आपसे, एन भी पूछा जा सकता है कि बताएं कितनी जो है वो किस्तों बाद जो है वो सीरीज पूरी होगी। जरूरी सवाल ये है कि 1 करोड़ कौन है, आपने टोटल मिला के 1 करोड़ वापस करना है। सम का सवाल है, सम वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। अब सवाल आपसे जैसा मर्जी टेढ़ी चीज पूछ ले, सवाल आपको सब कुछ देके कहे
n अननोन है, n निकाल दो कितने साल में पूरा होगा। या सवाल आपको कह दे कि n इतना है, बता दो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट कितनी दी थी। या सवाल आपसे कह दे कि यार ये n है, ये a है, ये जो है वो सम है। ऐसा करो, बता दो कॉमन डिफरेंस क्या है या कॉमन रेशो क्या है। सब अगर आपने ये पहचान लिया कि सवाल सम का है कि nth टर्म का है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, कुछ ना कुछ करके आंसर आ जाएगा। अगर सवाल इस तरह की बातें करता पाया जाए कि टोटल इतने सारे पैसे करने हैं, या बताओ टोटल इतने किलो सीमेंट यूज करना है, या टोटल भाई को इतनी सारी सैलरी मिल जाए, तो जो है वो मतलब सीक्वेंस पूरी हो जाएगी। जहां टोटल्स की बात हो रही हो वो 90% चांस है, 95% चांस है कि सम की बात हो रही होगी। और जहां किस्तों की बात हो रही हो, सवाल आपको स्टोरी सुनाए कि बताएं वो कौन सी वाली किस्त होगी, वो कौन सी वाली इंस्टॉलमेंट होगी जहां आप बैंक को जो है वो इतने सारे पैसे वापस कर देंगे। या बताएं वो कौन सी वाली इंस्टॉलमेंट्स होंगी जब आप जो है वो बैंक को जो है वो पूरे 11,000 रुपए वापस करेंगे। जहां इंस्टॉलमेंट की बात हो रही हो वो हो रहा होता है ए का सवाल, nth टर्म का सवाल। बात करते हैं फॉर्मूलाज की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये ब्रेक इवन को मैं मिटा रहा हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल में ए का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ज्योमेट्रिक इसमें आपके पास हो जाएगा a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस वन। चेक करें, n माइनस वन दोनों जगह कॉमन है, एक जगह इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और एक जगह इसकी रेस टू पावर में आ रहा है, एक जगह d है कॉमन डिफरेंस जो कि, अच्छा इसका भी मैं नाम लिख देता हूं, इसका जो आंसर आता है वो d कहलाता है, इसका जो आंसर है वो r कहलाता है। ये है कॉमन डिफरेंस, ये है कॉमन रेशियो। बिल्कुल सही। ये आपके पास आगे nth टर्म के दोनों फॉर्मूलाज, फिर होता है सम का फॉर्मूला। अर्थमेटिक के केस में सम के दोनों फॉर्मूलाज होते हैं, दोनों याद रखने हैं, दोनों काम आ जाते होते हैं। सम का एक फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा n ओवर टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू n ओवर टू इंटू a प्लस l। l कौन है? l फॉर लास्ट, लास्ट टर्म की बात हो रही है। जबकि देखा जाए तो ज्योमेट्रिक टर्म के भी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी दो फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन दूसरा वाला फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है, हर जगह नहीं उठा के लगा देना। फॉर्मूला नंबर वन, s इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। अब यहां एक कॉमन मिस्टेक, रिवीजन क्लास है इसलिए मैं बताना जरूरी समझूंगा, अगर आपका r नेगेटिव है तो प्लीज ये वाली चीज अलग से कैलकुलेट करके रखिएगा। कैलकुलेटर जब आप इस तरह इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी हो तो कभी कभार कैलकुलेटर पागल हो जाता है, आप लिखें -2 रेस टू पावर 4, वो इसका आंसर निकाल देगा -16, जो कि नहीं होना चाहिए। माइनस माइनस, जब भी इवन नंबर दफा माइनस होते हैं मल्टीप्लाई तो आंसर पॉजिटिव आता है, जब भी ऑड नंबर दफा होते हैं आंसर नेगेटिव आता है। मतलब नहीं तसल्ली हो रही तो करके देख लेते हैं। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये वाले दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके फिर माइनस हो गया, और ये वाले दोनों माइनस फिर मिलके जो है वो प्लस हो गए। याद रखिए जब भी इवन नंबर दफा माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो जब r नेगेटिव हो तो यहां डायरेक्ट जो है वो 16 लिखिएगा, वरना आंसर गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। जब r नेगेटिव हो तो, जब r पॉजिटिव है फिर तो जिंदाबाद, फॉर्मूले में इस तरह वैल्यूज पुट करें आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आपके पास सम निकालने का फॉर्मूला था, लेकिन उसके लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। शर्तें क्या थी? एक ये कि सीरीज इन्फिनिट हो, और दूसरा ये कि सीरीज का जो r है या तो माइनस में हो या 0 पॉइंट समथिंग हो। तो 0 पॉइंट समथिंग, उसमें आपके पास फॉर्मूला बनेगा a ओवर 1 माइनस r। ये है इन्फिनिट प्रोग्रेशन का वो वाली ज्योमेट्रिक सीरीज जो कि इन्फिनिट हो और r आपका जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। इवन 0 पॉइंट समथिंग भी हो तो गुजारा हो जाएगा। ये था आपके पास चैप्टर नंबर 3। बस उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में था कौन? चैप्टर नंबर 4 में थी मजबूरियां, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करते थे, क्यों करते थे? हम कहते थे कि बिजनेस करते हुए बहुत मजबूरियां आती हैं, रॉ मटेरियल कम पड़ जाता है, मजदूर कम पड़ जाते हैं, मशीनें कम पड़ जाती हैं। तो इस सारी मजबूरियों के बावजूद बहुत सारे हलाल पैसे कमाना एक आर्ट है, और उस आर्ट में किस तरह से हमने मजबूरियों को लेके प्रोडक्शन करनी है, वैसे मैं
आपको अपने प्रोफेशन की एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि हम सर्विस डिपार्टमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा होता है कि ओहो सीमेंट कम पड़ गई माल नहीं बन सकता, ओहो मजदूर कम पड़ गए माल नहीं बन सकता। टीचर तो शरीफ लोग होते हैं, वो क्लास में आके पढ़ा देते होते हैं सीमेंट हो या ना हो। तो बात करते हैं चैप्टर 4 के स्टेप्स की। चैप्टर 4 जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में आपको सिखाते हैं कि पैसे किस तरह कमाने हैं, उसके कुछ स्टेप्स अगर हम याद कर लें तो काम बड़ा इजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या होता था? सबसे आसान स्टेप, डिफाइन वेरिएबल्स। उससे भी पहले उसकी लॉजिक में जाके बात करते हैं कि डिफाइन वेरिएबल्स करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही एक हो फिर तो मसला ही खत्म। आप कहेंगे मेरे पास इतना हजार जो है वो सीमेंट पड़ा है और जो है वो प्रोडक्ट जो मेरी 1 है उसमें इतना 1000 किलो जो है वो सीमेंट यूज होना है, बस ठीक है, जितनी प्रोडक्ट बन रही है बन जाए, उतनी बेच देंगे, उतना पैसे कमा लेंगे, जो पैसे आएंगे उसे नया सीमेंट खरीद लेंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा तरह की प्रोडक्ट्स हैं फिर सोचने वाली बात है, फिर टेंशन वाली बात है, हम कितनी प्रोडक्ट ए बनाए कितनी प्रोडक्ट बी बनाए कि हमारा खर्चे भी पूरा हो जाए। कोई ये ना कहे कि आपने तो कसम खाई थी कि हम आपको प्रोडक्ट बी के जो है वो इतने यूनिट्स बना के देंगे, कमिटमेंट्स भी पूरी हो जाए, पैसे भी ज्यादा मिले। तो स्टेप 1 डिफाइन वेरिएबल्स, बहुत आसान स्टेप है। आपके पास जो भी प्रोडक्ट का नाम है आपने उसका नाम रख दिया एक्स और वाई, डिफाइन वेरिएबल्स। स्टेप नंबर 2 मजबूरियां बयान करें। मजबूरियां आमतौर पे सवाल आपको इस तरह की लैंग्वेज में बताता है कि जो है वो एक्स नामी जो आपकी चीज है वो सीमेंट जो है वो 2 किलो खाती है और जो वाई नामी चीज है वो आपका सीमेंट 3 किलो खाती है। बता दें आपके पास सिर्फ 500 किलो सीमेंट पड़ा है, बताएं कितना जो है वो आप यूनिट्स बना लेंगे। तो आप जो मर्जी करें, आपने इन मजबूरियों के अंदर अंदर रह के काम करना है, वरना चीज जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। 500 से ज्यादा एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन नहीं जा सकता। सवालों में एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स होंगे, सिर्फ एक, वैसे तो एक कंस्ट्रेंट से भी गुजारा हो जाता है, लेकिन आपके पास जो सवाल आएंगे उसमें एक ज्यादा कंस्ट्रेंट होंगे। फिर इस तरह की बात होगी कि जो मजदूर हैं, मजदूर जो हैं वो 10 घंटे एक्स पे काम करते हैं, 12 घंटे वाई पे काम करते हैं, और महीने में मजदूरों से कसम खाई है कि वो 300 घंटों से ज्यादा काम नहीं करेंगे। केजी लिख दिया, आर्स लिखना चाहिए। हमारे पास 2 मजबूरियां आ गई। स्टेप 2 इधर क्लोज हुआ। स्टेप 3 मजबूरियों का ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास इंटरसेप्ट्स होने चाहिए, वो आप निकाल लेते होते हैं। लाइन 1, इसका नाम मैं रख दिया लाइन 1। लाइन 1 की इंटरसेप्ट मैं कैसे बनाऊंगा? 500 डिवाइड बाय 2, एक्स इज 250, 500 डिवाइड बाय 3, बल्कि काम करते हैं ना, 600 कर लेते हैं, इजी डिवीजन हो जाएगा। 2 300 500 और y आपका हो जाएगा 200। 10x, x आपका हो जाएगा कितना? 30, और y हो जाएगा, इसे फिर 3000 कर देते हैं, ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 300 और y आपके पास क्या हो जाएगा? 250। आसान आसान राउंड राउंड फिगर्स आ गई। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है? सबसे पहले तो आपने जो इंटरसेक्शन पहले से निकाल के रखे हुए हैं, इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नंबर्स लिखे कि आपका ये सारा कुछ कवर हो जाए। लाइक अगर मैंने मैक्सिमम 300 तक जाना है तो मैं कह सकता हूं दिस इज 100, दिस इज 200, दिस इज 300, दिस इज 100, 200, 300। लाइन नंबर 1 का एक्स इंटरसेप्ट इज 300, एक डॉट लगाए 300 पे। वाई इंटरसेप्ट इज 200, एक डॉट लगाए 200 पे, और बिस्मिल्लाह पढ़ के एक स्ट्रेट लाइन लगाने की कोशिश करें, तकरीबन स्ट्रेट है। दूसरी लाइन 300 और 250 के दरमियान है, एक डॉट लगाया 300 पे, एक डॉट लगाया 250 पे, तकरीबन स्ट्रेट है। तो ये हमारे पास बन गया कंस्ट्रेंट। अब स्टेप 4 होता है आइडेंटिफाई फीजिबल रीजन। मेरी आंखें मुझे बता रही हैं कि फीजिबल रीजन ये है, मैं इस एरिया से बाहर नहीं जा सकता, तो इस फीजिबल रीजन के अंदर अंदर रहते रहते हमने प्रोडक्शन करनी है। स्टेप 5 आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, जो कि आपस की बात है 90% सवालों में स्टेप 5 आपको बना बनाया मिलता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको सवाल खुद दे देता है कि यूनिट ए बेचने से इतना सारा पैसा मिलना है, यूनिट बी बेचने से उतना सारा पैसा मिलना है, बताओ कौन बेस्ट है। तो स्टेप 4 हमारे पास हो गया उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना, फीजिबल रीजन निकालना। स्टेप 5 हो गया हमारे पास
ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। स्टेप 6 है मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन दो तरीकों से होती है, मैंने रेगुलर क्लास में भी सिर्फ एक पढ़ाया था, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम, और मैं भी उस पर कायम हूं कि उससे 100% सवाल जो है वो सॉल्व हो जाते होते हैं। कॉर्नर पॉइंट थ्योरम कहता है कि कोने आर द बेस्ट, किसी कोने पे प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम होगी। हमने डाटा इस तरह का अज्यूम किया हुआ था कि हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं आ रहे हैं। आइए मैं अपनी तरफ से कुछ और डाटा अज्यूम कर लूं। लेट्स अज्यूम कि डाटा कुछ यूं है, बिटवीन 200 एंड 300 एंड बिटवीन 200 एंड 300। अब हमारे पास ज्यादा पेरी डायग्राम बनी है। अब मेरे पास फीजिबल रीजन है ये वाला पोर्शन भी कैंसल, ये वाला पोर्शन भी कैंसल। मैं सिर्फ इस एरिया में काम कर सकता हूं, तो इस एरिया के मेरे पास एड्रेस होना चाहिए, इस एरिया का मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। मेरी आंखें मुझे बता रही हैं कि एक कोना ये रहा जहां x 200 है और x 0 है, y 200 है। एक है मेरे पास ये वाला कोना, यहां x 200 है, y 0 है। क्या कोई तीसरा कोना है? एक तीसरा कोना भी है, 100 और 150। खैर एनीवे हम इस तरह रफ नहीं देखेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वो कोना आ जाएगा जो कि लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन है। चूंकि इन लाइनों का तो इंटरसेक्शन है ही कोई नहीं, तो हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं कर सकते, वरना कैलकुलेटर से हम इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक्स और वाई की वो वैल्यू आ जाती जहां लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर ली होती। लेट्स अज्यूम कि ये है 100 और 150। मेरे पास तीन कोने आ गए। वैसे आपस की बात है, एक चौथा कोना भी होता है, लेकिन चौथा कोना किसी काम का नहीं होता, जिसका नाम होता है 0,0। अब करें कुछ ना, बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के, जो कि बड़ी फजूल बात है, ये हम इग्नोर कर देते होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ यूं है कि आपको यूनिट ए बनाने से 100 रुपये, यूनिट बी बनाने से 200 रुपये मिलेंगे, तो आखिरी स्टेप में आपने देखना है कि आप इन तीनों कोनों पे कितने को पैसे कमा लेंगे। अभी पता लग जाता है, यहां एक्स से आपने 0 कमाना है और वाई से आपने कितना कमाना है, 200 के 200 यूनिट्स बनाने हैं। 200 इंटू 200 40,000, 200 इंटू 100 20,000, प्लस 0 इंटू 200 0, 100 इंटू 100 10,000, 15 इंटू 200, और चौथा गाना किसी काम का नहीं है। क्या नतीजा निकला एट द एंड? 40,000, 20,000 और ये भी 40,000। ओहो, डाटा अपनी तरफ से अज्यूम करने के साइड इफेक्ट्स। चलें अज्यूम कर लेते हैं कि ये 100 150 नहीं था, ये 100 और 140 था। थोड़े से यहां से पैसे कम हो जाएंगे, ये चीज जो है 40,000 से कम हो जाएगी। हम कहेंगे कोना नंबर ए इज द बेस्ट कोना, वो वाला कोना जहां हमने 0 यूनिट्स ऑफ एक्स और 200 यूनिट्स ऑफ वाई बनाए थे, दैट इज द बेस्ट। चैप्टर 4 से और किस तरह के सवाल आते हैं? चैप्टर 4 से आपको कहा जा सकता है कि ये कहानी है, इसकी मजबूरियां बना दो, इसका जो है वो इनइक्वालिटीज बना लो। या आपके पास इस तरह के सवाल आते हैं कि ये स्टोरी है, इसका जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी वाली इनइक्वालिटी सच है। उसका भी एक सवाल देख लेते हैं। उसका एक बड़ा आप लोगों का फेवरेट सवाल है, वो क्रिकेट वाला। सवाल ने कहा था कि आपके जो बैट्समैन हैं वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकते टीम के। तो टीम में 11 लोग हैं, 11 में से 50% 5.5, 5.5 तो हो ही नहीं सकता, या तो 6 होगा या तो 5 होगा। तो हमने कहा था कि 6 आपके पास होने चाहिए बैट्समैन, और जो है वो आपके पास 5 होने चाहिए एटलीस्ट बॉलर्स। क्या इनइक्वालिटी हो कि ये वाली बात सच हो? आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर बैट्समैन को हम ए कह दें और बॉलर्स को बी कह दें, बताएं कौन सी ऐसी इनइक्वालिटी होगी जहां ये सच होगा? ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, या नन ऑफ दीज। तो कॉमन सेंस कहती है सिर्फ एक ही है कि जहां ए ग्रेटर देन बी है, सिर्फ ये वाली इनइक्वालिटी सच्ची है, बाकी सारी इनइक्वालिटीज सच्ची नहीं है। तो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 4। अब चलते हैं स्टैट पोर्शन के लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ। चैप्टर 7 तो सीधी सीधी डेफिनेशंस है। यहां मैं आपको खड़ा होकर डेफिनेशंस को रट्टा तो नहीं सुनाने आया, हम डायरेक्ट जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 पे।
छोड़ना दीजिएगा मेरी बातों में आके चैप्टर 7 को, एक दफा रीडिंग भी आप कर लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। वहां सिर्फ डेफिनेशंस हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है कि मैं रिवीजन क्लास में खड़े होकर जो है वो उनके ऊपर टाइम लगाऊं। हम आए चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 में हमने दो मेन चीजें पढ़नी है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्या होती हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स का मतलब है वो चीजें जो आपके डाटा के सेंटर पॉइंट के करीब करीब जो है वो लेके चलें। उसमें बड़ा कुछ आ जाता है, मीन, मीडियन, मोड, और भी बड़े तरह की जो है वो मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन, बस इतना काफी है। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की, और ये होते क्या है। मीन तो होता है कि किसी चीज का एग्जैक्ट मिड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लाइक फॉर एग्जांपल टोटल जो आप क्रिकेट देखते हैं लिखा आता है एवरेज इनिंग्स, तो वो जो स्कोर आ रहा होता है वो होता है कि उन्होंने टोटल कितने स्कोर किए और मैच कितने खेले, डिवाइड किया तो आपके पास आ जाती है एवरेज। तो मीन के आपके पास जो दो अदद फॉर्मूलाज है, अनग्रुप्ड, अच्छा अनग्रुप्ड से मेरे क्या मुराद है, दो तरह के डेटाज होते हैं। अनग्रुप डाटा का मतलब होता है आपके सामने उसने उठा के बस नंबर लिख दिया 2 4 6 8 10, ऐसा करो नंबरों का मीन निकाल लो। तो अनग्रुप डाटा के केस में मीन का आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स से क्या मुराद है, जितने नंबर है उन्हें ऐड कर दें और जितने नंबर थे उनसे डिवाइड कर दें। जबकि अनग्रुप में आपके पास होगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ग्रुप डाटा से आपकी मुराद है आपके पास एक टेबल बना हुआ हो जिसमें कुछ क्लास बाउंड्रीज हो, कुछ जो है वो फ्रीक्वेंसी हो, और जो है वो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा मीन। देन हमारे पास है मीडियन। मीडियन के केस में अनग्रुप का फॉर्मूला भी इजी सा होता है, n+1 ओवर टूथ टर्म। टूथ टर्म का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई से 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो सवाल का है कि मीडियन निकाल दो। 5 नंबर है, n+1 ओवर 2, 6 ओवर 2, 3, थर्ड टर्म इज योर मीडियन। तो 1 2 3, 3 इज योर मीडियन। और अगर यहां इवन नंबर्स होते तो आंसर क्या होता है, n+1 ओवर 2 आंसर आता है 3.5। 3.5 का मतलब है 3 और 4 की दरमियानी फिगर। तो 3 और 4 की दरमियानी फिगर क्या होगी, 3 और 4 को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, आंसर आया 3.5। तो 3.5 इज योर मीडियन इन केस ऑफ इवन नंबर्स। जबकि मीडियन के केस में जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मूला है, L प्लस सिग्मा एफ ओवर 2, ज्यादा खराब हो गया, सही कर देते हैं, सिग्मा एफ ओवर 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इनटू सी। अब ये जरूरी है कि इसकी हम बात भी कर लें कि कौन सी चीज़ क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों के रिवीजन करते हुए जब मैं ये पढ़ता हूँ तो वो लोग जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा था वो तो कहते हैं नहीं हमारे टीचर ने हमें फॉर्मूला लिखवाया था, एंड पे सी नहीं आता, एंड पे डब्ल्यू आता है। और मैं कहता हूँ जालमो सी और डब्ल्यू एक ही चीज़ है। सी मतलब क्लास विड्थ, मैं उसे क्लास विड्थ बोल रहा हूँ, आपके टीचर ने उसे डब्ल्यू से विड्थ बोल दिया होगा। तो फॉर्मूला सेम है, बस से रीअरेंज करके इसके 2-3 वर्जन बनाए जा सकते हैं। अगर आपको ये याद है, समझे आपको हर तरह का फॉर्मूला याद है मीडियन का। एल इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। आपने आइडेंटिफाई करना है कि मीडियन क्लास कौन सी है, वो भी एक साइंस है। चलें फिगर्स अज्यूम करके वो भी सीख ही लेते हैं। दस से 20 वाले लोग, 20 से 30 वाले लोग, 30 से 40 वाले लोग, 40 से 50 वाले लोग, एज की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी में अज्यूम कर लेता हूं 10 लोग इधर, 5 लोग इधर, 15 लोग इधर और 20 लोग इधर। मुझे तो जल्दी से बताएं टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। 15 5 20, 20 20 40, 40 10 50। स्टेप नंबर 1, आपने इमेजिन करना है कि जो ग्रुप्ड डाटा है ना, ये ग्रुप्ड डाटा नहीं रहा, ये अनग्रुप्ड डाटा है। तो टोटल अगर 50 नंबर हैं तो उसका मीडियन क्या होता, 50 + 1 ओवर 2, 25th फिगर मीडियन होती। बंदा पूछे 25th फिगर किधर होगी, उसके लिए हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, पिछली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। तो पहली क्लास की 10, 15, 30,
हैं 15 15 30, तो 25.5 फिगर किधर पाई जा रही होगी? 10 से 15 के दरमियान, 15 से 30 के दरमियान, या 30 से 50 के दरमियान? इसके दरमियान। इसका हमने नाम रख दिया M फॉर मीडियन क्लास। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना इजी हो गया। लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, क्या है इस क्लास की लोअर बाउंड्री? 30 प्लस सिग्मा एफ ओवर 2। सिग्मा एफ ओवर 2 टोटल कितने बंदे थे? 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25, माइनस सी एफ स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले, तो 30 से पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी? 15 डिवाइडेड बाय एफ। एफ इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 15 मल्टीप्लाई बाय सी क्लास विड्थ। 30 से लेके 40 तक कितने डिस्क्रीट नंबर हैं? 10। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें। मेरा दिल कहता है कि अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं की तो आंसर 30 से 40 के दरमियान कोई फिगर होगी। अब हमने कहा 36.6, ठीक ही का होगा। मीडियन निकालने का एक ग्राफिकल मेथड भी होता है, वो भी मैं आपको ज़बानी बता दूं। अगर आई कैप आपको एक अदर डायग्राम बना के कहे कि बेटा बता दो मीडियन क्या है, तरीका थोड़ा सा रफ है, लेकिन करीब करीब आपके पास अगर ऑप्शंस हो तो गुजारा हो जाता है। है काश में डाटा अगर मिटाता ना तो उसी डाटे का ग्राफ बना लेते। चलिए डाटा दोबारा लिख लेते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 फ्रीक्वेंसीज और कम्युनिटी। चलो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट बना लेते हैं। 10, 15, 30, 50 यही थी ना? दस से 20, अच्छा यहां भी मैं लिख लेता हूं 10, 20, 30, 40, 50। क्लास 1 जाएगी 10 फ्रीक्वेंसी तक। मैंने पहली क्लास बनाई ये। यहां अगर मैं सिर्फ पॉइंट भी बना दूं गुजारा हो जाएगा। पहला पॉइंट मैंने लगाया ये। दूसरा पॉइंट 10 से ये था 0 से लेकर 10 तक का। उसके बाद 10 से 20 वाले लोग कितने थे? 15। अगला डॉट मैंने लगाया यहां। फिर उससे अगली क्लास कहां तक जा रही है? 30 तक यहां। उससे अगली क्लास कहां जा रही है? 50 तक, डायरेक्ट यहां। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25.5 फिगर जो थी वो हमारा मीडियन थी। चेक करें 25.5 फिगर किधर होगी? अगर 30 ये है, इनके मिडिल में कहीं 25.5 फिगर होगी। तो यहां अगर हम एक 1:30 बजे तक, सॉरी 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। 25.5 फिगर इनके दरमियान कहीं है, तो देखिए ये क्या है? कहीं ये 36.6 तो नहीं है? तो तारीख गवार है, मैंने इतनी टेढ़ी मेढ़ी और वाहियात डायग्राम बनाई है, फिर भी हमारा आंसर मैच कर गया। तो जब आपको एक ऐप खूबसूरत सी डायग्राम बना के देगा, फिर तो उसे जो है वो देख के मीडियन आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। 25.5 फिगर देख लें इधर जो है वो कौन सी आती है। अच्छा जी, ये तो था हमारे पास मीडियन। 3 तरीके से हमने सीख लिया, अनग्रुप डाटा भी, ग्रुप्ड डाटा भी, और वो से मुराद ग्राफिकल मेथड भी। थर्ड नंबर पे हमारे पास है मोड। मोड का अनग्रुप डाटा इंतहाई ईजी होता है। वो वाला नंबर जो सबसे ज्यादा दफा आ रहा है वो मोड होता है। तो अनग्रुप डाटा के फॉर्मूले में क्या लिखूं? मोस्ट कॉमन, या कुछ भी ना लिखूं? ग्रुप डाटा के केस में वैसे मुझे इनके दरमियान स्पेस देनी चाहिए थी, चलो कोई नहीं, मिटा के स्पेस दे ही लेते हैं। मोड के केस में आपके पास ग्रुप डाटा का होगा लोअर बाउंड्री प्लस fm माइनस f1 डिवाइडेड बाय fm माइनस f1 प्लस fm माइनस f2 इंटू सी, जो पहले था वो फिर से दोबारा से आ गया। यहां फिर आपने जो है वो मॉडल क्लास जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होगी? जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, लोअर बाउंड्री वही fm है उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस उससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी, f2 है मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास मोड निकल आएगा। मोड निकालने का भी ग्राफिकल मेथड होता है। अगर आपको आई कैप इस तरह की डायग्राम बना के दे दे और आपसे कहे
कि बताओ मोड कौन है। तो सबसे ज्यादा जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे लंबी वाली क्लास है। पिछली वाली क्लास को इधर ज्वाइन करें, अगली वाली क्लास को इधर ज्वाइन करें, ये जो पॉइंट होगा वो आपका मोड होगा। थोड़ा सा रफ आंसर होगा लेकिन ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके यहां मोड आपको नजर आ रहे हैं 16 के आसपास और ऑप्शंस आपके पास होंगे 17, 25, 12 और 0, तो जाहिर सी बात है 17 विल बी द राइट आंसर। तो आपको ऑप्शंस देख के पता लग जाएगी एग्जैक्टली करना क्या है। ये था आपके पास मोड। नेक्स्ट आपके पास आती हैं बाकी तरह के मीन वगैरह, जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन वगैरह। ज्योमेट्रिक मीन कहां यूज होता है? ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है जहां आपके पास परसेंटेजेस या रेशोज वगैरह यूज हो रही होती हैं। उसके दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों काम के हैं। कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है वो आपको सवाल से पता लग जाएगा। अगर सवाल आपको डायरेक्ट परसेंटेजेस उठा के दे, सवाल आपसे क्या है, परसेंटेज है 12, 14, 16 और 35%, ऐसा करो इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो। तो फॉर्मूला क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन का? फॉर्मूला नंबर 1, n स्क्वायर रूट 1 प्लस r1, x1 भी कह सकते हैं, इंटू 1 प्लस r2। ये 1 प्लस मैंने जान के इसलिए लिखा है क्योंकि लोग परसेंटेज लिखते हुए 1 प्लस ऐड करना भूल जाते होते हैं। याद रखिए अगर सवाल में आया है परसेंटेज 35%, तो फॉर्मूले में प्लीज 0.35 ना लिख दीजिएगा, 1.35 लिखिएगा। गलती नंबर 1 मैंने आपको बताई, गलती नंबर 2 भी है। कुछ लोग इस प्यारे से n को भूल जाते हैं, प्लीज इससे ना भूल जाइएगा वरना इससे भी जो है वो नुकसान हो जाएगा। अगर सवाल में 5 परसेंटेजेस हैं तो इस n को ना भूलिएगा। और अगर किसी के माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि यार ये n है कौन, ये n आएगा कहां से, तो अपने कैलकुलेटर की तरफ गौर से देखें, जरूर एक इस तरह का बटन होगा, ये यहां आपने लिखना है 5 और यहां आपने अंदर लिखना है अंदर की चीजें। तो ये आपके पास हो गया ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला नंबर 1। एक फॉर्मूला नंबर 2 भी होता है, वो होता है n स्क्वायर रूट वैल्यू एट एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट स्टार्ट। अस्सलाम हाँ ओके जी। ज्योमेट्रिक मीन का दूसरा फॉर्मूला n स्क्वायर रूट वैल्यू एट n डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द स्टार्ट। अगर आपको सवाल इस तरह की कोई कहानी सुनाए कि कोई चीज शुरू में इतने की थी, उसके ऊपर हर साल चेंज आया, किसी साल किसी और परसेंटेज से, किसी और साल किसी और परसेंटेज से, और 5 साल बाद या 6 साल बाद या 3 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई उतनी, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। n कितने सालों की बात है, वैल्यू एट द स्टार्ट डिवाइड वैल्यू एट द एंड ऊपर, वैल्यू एट स्टार्ट नीचे। अब यहां आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए, हमें वैल्यू एट स्टार्ट और एंड यानी कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू गिवन हो, तो हमने इतने सारे तरह के फॉर्मूला पढ़े थे चैप्टर 5 में, तो हम ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? याद रखिए चैप्टर 5 और 6 के सवालों में हमेशा आर यानी कि परसेंटेज फिक्स होती थी, और जहां परसेंटेज एक साल में भी चेंज हो जाए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता होता था, हमें दो दो कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। तो यहां अजम्पशन ये है वो वैल्यू चेंज होगी तो फिर आप जो है वो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ये था हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। हमारे पास अभी भी और भी मीन्स पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास मीन है जिसका नाम है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, जिसको मेरे स्टूडेंट्स किसी और नाम से जानते हैं। अवाम ने कहा मीनों का मीन। सवाल आपसे कहे कि ये पहली क्लास का मीन है, वो दूसरी क्लास का मीन है, ऐसा करो दोनों मीनों का मीन निकाल दो, तो आपने यूज करना है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका बड़ा इजी सा होता है। ये अब मैं चैप्टर 4 की चीजें मिटा ही रहा हूं। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, मीन ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ 1 प्लस मीन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ 2 डॉट डॉट डॉट, जितने भी तरह के मीन अवेलेबल हैं, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 डॉट डॉट डॉट, जितने भी तरह के n है। तो आपके पास जितनी भी तरह की चीजों के मीन आपके पास गिवन हो, ये वाला फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास होता है वेटेड
अर्थमेटिक मीन वेटेड वहां यूज होता है जब आपके पास एक से ज्यादा चीजों का मीन सेम हो, लेकिन आपने उनमें से अपने पसंद की चीज या बेहतर चीज जो सिलेक्ट करनी हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेटेड अर्थमेटिक मीन का आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर दो लोगों के मार्क्स हैं 10, 20 और 30 और 30, 20, 10, देखा जाए तो दोनों के मार्क्स सेम है, दोनों का एवरेज भी सेम आएगा। क्या ख्याल है? 60, 60, 60 डिवाइडेड बाय 320, 60 डिवाइडेड बाय 320। ओहो, ये तो दोनों सेम है। तो अगर यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन से स्टूडेंट अच्छे हैं, तो फिर एक तीसरी चीज मैदान में आएगी जिसका नाम होगा W। W फॉर वेट्स। इससे कभी कभार सवाल में इंपॉर्टेंस भी कह दिया जाता है। वेट्स या इंपॉर्टेंस की बात हो समझ जाएं, वेटेड अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। डिसाइड किया जाएगा कि इनमें से कौन सी चीज की कितनी वैल्यू थी। अगर मैं अज्यूम करूं कि ये इंग्लिश है, ये साइंस है और ये इस्लामियात है, और यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम तो मुसलमान लोग हैं, हम इस्लामियात में ज्यादा मार्क्स देने वाले बच्चों को ज्यादा नेक समझते हैं, तो यहां वेटेज बनेगी। सवाल आपको बताएगा वेटेज, यहां मैं सिर्फ वैल्यूज अज्यूम कर रहा हूं। इंग्लिश की वेटेज 1, साइंस की वेटेज भी 1 और इस्लामियात की वेटेज 2। वेटेज 2 का मतलब यह है कि हमारी नजर में, यानी कि यूनिवर्सिटी की नजर में, इस्लामियात की वैल्यू 2 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो अब इस केस में आपके पास सिग्मा डब्ल्यू एक्स कैसे आएगा? अगर मैं सिर्फ एक स्टूडेंट की जो है वो कैलकुलेशन करूं, 10 1 जा 10, 20 1 जा 20 और 30 2 जा 60। सिग्मा डब्ल्यू एक्स आपके पास क्या आ जाएगा? 60, 80, 90 डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, इन सारे डब्ल्यूज का सम 2 3 4, 90 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ जाएगा आंसर, जो कि क्या होगा? 4 2 जा 80 और 42.5 तो नहीं है, सुभान अल्लाह, 42.5 आपके पास आ जाएगी पहले वाले भाई की वेटेड एवरेज। हालांकि देखा जाए तो किसी एक सब्जेक्ट में भी इसके मार्क्स 30 से ज्यादा नहीं है, जबकि चूंकि यूनिवर्सिटी की नजर में इस्लामियात डबल इंपॉर्टेंट थी, तो हमने इस्लामियात के आगे 2 लिख के, अब जरूरी नहीं है कि डबल हो, सवाल ये भी कह सकता है कि 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हम करते क्या, सिर्फ 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते और हमारी कैलकुलेशन उस हवाले से हो जाती। हाँ, 22.5, 4 2 जा 80 और फिर 10, 4 2 जा और 42.5 जा 10, तो 22.5 इज द राइट आंसर। हमारे पास ये थी वेटेड अरिथमेटिक मीन। एक और तरह की अरिथमेटिक मीन होती है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आमतौर पे जो है वो स्पीड्स वगैरह जो है वो मेजर करने के लिए यूज होती है। फॉर्मूला उसका होता है n ओवर सिग्मा 1 ओवर एक्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल ने कहा कि हम 4 डिफरेंट जो है वो सूबों में हमने ट्रेवल किया, एक सूबे में जाते हुए हमारी स्पीड थी 60 किलोमीटर, एक में थी 50 किलोमीटर, एक में मोटरवे जरा अच्छी बनी हुई थी तो 100 किलोमीटर, और एक में मोटरवे बहुत ही खराब थी और रास्ते में डाकू आ गए थे तो 20 किलोमीटर। ये कैलकुलेट करेंगे और न्यूमरेटर में हम लिख दिया कि कितनी जो है वो स्पीड्स की बात हो रही है, इससे आंसर आपके पास आ जाएगा हार्मोनिक मीन का। अब यहाँ एक कॉमन सवाल ये होता है स्टूडेंट्स का ही कि अगर स्पीड वाला सवाल आ जाए पेपर में तो हार्मोनिक मीन यूज करें या अरिथमेटिक मीन? उसका जवाब ये कि उसूलन हमें करनी तो चाहिए हार्मोनिक मीन, मगर जो ऑप्शंस होते हैं वो अक्सर सवालों में अरिथमेटिक मीन वाले होते हैं, तो पहले अरिथमेटिक मीन से करें फिर हार्मोनिक मीन से कीजिएगा। अक्सर आमतौर पर अरिथमेटिक वाला ऑप्शन जो है वो ज्यादा एग्जैक्ट जो है वो आंसर अरिथमेटिक वाले होता है ABCD में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यूनिट 1 खत्म हो गया। यूनिट 2 था हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जो है वो उसका ऑपोजिट हो गया सेंट्रल टेंडेंसी के, कि वो आपको बताया जाता है कि डाटा एक दूसरे से कितना कितना कोई दूर है। दूरी सही जाए ना, मैं नहीं कह रहा किसी सिंगर ने कहा है, लेकिन हम जो है वो इस टाइम मैथ्स की स्टैट वाली दूरी की बात कर रहे हैं। तो दूरी कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे इजी तरीन तरीका है रेंज। रेंज अनग्रुप के केस में होती है सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, जैसे भाई ने इंग्लिश में कहा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज
अनग्रुप्ड मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये तो बहुत ही आसान चीज थी। ग्रुप डाटा के केस में फॉर्मूला कोई नहीं है, लेकिन आंखें इस्तेमाल, खैर फॉर्मूला एक तरह से हम बना ही लेते हैं, डाटा ज्यूम कर लेते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश भी करता हूं। 10 से 20 वाले, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी है 0, इसकी फ्रीक्वेंसी है 11, इसकी फ्रीक्वेंसी है 15, इसकी फ्रीक्वेंसी है 30। फॉर्मूला तो ये है कि सबसे बड़ी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है उसकी अपर बाउंड्री, माइनस सबसे छोटी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है उसकी लोअर बाउंड्री। चलो आप लोग ही बता दें रेंज फिर क्या होगी। सबसे बड़ी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है उसकी अपर बाउंड्री, माइनस सबसे छोटी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है उसकी लोअर बाउंड्री। तो 50 माइनस 20। सवाल आपको जान के कंफ्यूज करने के लिए एक ऐसी क्लास भी दे सकता है शुरू में या आखिर में जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। याद रखिए अगर फ्रीक्वेंसी पहली या आखिरी क्लास की 0 हो तो उसे हम कर देते हैं इग्नोर रेंज कैलकुलेट करते हुए। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो क्या होगा, मैक्सिमम क्लास की अपर बाउंड्री माइनस मिनिमम क्लास की लोअर बाउंड्री। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटर क्वार्टाइल डिवीजन, जिसे क्वार्टाइल डिवीजन भी कहते हैं। वो आपके पास होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो आपके पास होती है Q3 माइनस Q1 ओवर 2। ये होती है Q3 माइनस Q1 होती है सिंपल इंटर क्वार्टाइल रेंज, होती है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो होती है Q3 माइनस Q1 ओवर 2। आपस की बात है, फॉर्मूला अनग्रुप्ड ग्रुप दोनों में सेम है, लेकिन Q1 और Q3 कैलकुलेट करने का तरीकेकार ग्रुप टू अनग्रुप में चेंज हो जाएगा। याद रखिए अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना आता है तो समझे आपको Q1 और Q3 भी कैलकुलेट करना आता है, लेकिन स्टिल चूंकि कॉम्प्लिकेटेड एरिया है इसका एक सवाल जो है वो खुद अज्यूम करके कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर्स की। मैंने ऑड नंबर्स कुछ अज्यूम कर लिए, 10, 15, 20, 22, 25, और मेरा दिल किया कि मैं इसका Q1 और Q3 दोनों निकाल लूं। तो Q1 जिस तरह मीडियन कैलकुलेट करते थे n+1 ओवर 2, यहां हम करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो 5+1 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, 1.5। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा शुरू में इजी रखने देते हैं, फिर जो मुश्किल मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं 26, 8 बना लेते हैं इसे, 26 और 29। अब बताएं कितने नंबर हो गए, 3, 6, 7। अब बताएं n+1 ओवर 4 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म इज Q1, 1, 2, हमने कहा Q1 इज 15। तो Q3 क्या होगा, Q3 इज n+1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या होगा, अब हमने कहा सिक्स्थ नंबर इज द Q3, गिन लें छठा नंबर कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। Q3 इज इक्वल टू 26, कोई मुश्किल बात। तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का निकलेगी Q3 माइनस Q1, 26 माइनस 15, 11। 11 शुड बी द राइट आंसर। अब इसे मुश्किल करते हैं, पॉइंट्स में लेके आते हैं आंसर। लेट्स अज्यूम के इस डेटे में शुरू में एक और नंबर आ गया जिसका मैंने नाम रख दिया 5। 5 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब n+1 ओवर 2 क्या होगा अगर मैंने Q1 निकालना है, ओ सॉरी n+1 ओवर 4। अब हमने कहा 2.25। अब इस 2.25 की कैलकुलेशन के लिए अब मुझे फॉर्मूला चाहिए होगा। फॉर्मूला क्या, एक मिनट पहले देख लें 2.25 का मतलब क्या है। पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर, Q1 दूसरी और तीसरी फिगर के दरमियान कहीं पाया जा रहा है, लेकिन 2.25 का मतलब है वो 10 और 15 के एग्जैक्ट मिड में नहीं है, 12.5 नहीं है, 10 के करीब और 15 से दूर है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, स्मॉलर नंबर प्लस इसके सिर्फ पॉइंट्स
इनटू बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो 0.25 इंटू 5 प्लस 10, मेरा दिल कहता है कि आंसर 12.5 से कम होगा। अब हमने कहा 11.25, Q1 इज 11.25। आए इसका Q3 भी निकालते हैं। n प्लस 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6.75 हो जाएगा। 6.7 फिफ्थ फिगर का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो थोड़ा सा इसे सीधा करने के लिए मैं इसे 27 के बजाय 29 ही कर देता हूं। 25 और 29 के दरमियान कहीं 6.7 फिफ्थ फिगर पाई जा रही है, लेकिन अगर यहां 6.5 होता तो मैं सिंपली इन दोनों को ऐड करता हूं, डिवाइड बाय 2 कर लेना। 6.75 का मतलब है कि फिगर 29 से करीब है और 25 से दूर है, यानी कि इनका मिड पॉइंट जो बनना था 27 से ज्यादा फिगर आएगी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, छोटा नंबर 25 प्लस परसेंटेज 0.75 इंटू बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। कह दें कि आंसर 27 से थोड़ा सा ज्यादा है। जबरदस्त। Q3 माइनस Q1 से आपके पास आ जाएगी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर ग्रुप, अच्छा अगर क्वार्टाइल्स की बात ना हो, सवाल आपसे डेसाइल्स या परसेंटाइल्स निकाल ले, सेम फॉर्मूला है, सेम तरीके कार है, सिर्फ डेसाइल के केस में 4 के बजाय 10 से डिवाइड कर देना है, परसेंटाइल के केस में 4 के बजाय 100 से डिवाइड कर देना है। फॉर्मूला सेम है अनग्रुप के केस में, ग्रुप के केस में ही फॉर्मूला सेम है, लेकिन चूंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है हम करके देख लेते हैं। डेटा मैं खुद अज्यूम कर लेता हूं, 10 से 20 वाले, 20 से 30 वाले, 30 से 40 वाले, 40 से 50 वाले, और चूंकि Q3 भी निकालने हैं इसलिए एक और क्लास ऐड कर लेते हैं 50 से 60 वाले। फ्रीक्वेंसी अज्यूम कर लेते हैं 10, 15, 15, फिर 15 और आखिर में 20। हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10, 25, 40, 55, 75। स्टेप नंबर 1, अज्यूम करेंगे डाटा ग्रुप्ड है ही नहीं, अनग्रुप्ड है, तो टोटल 75 टर्म्स है। Q1 निकालने के लिए 75 प्लस 1 ओवर 2 क्या होता है? 38th टर्म आपका Q1 है। बंदा पूछे 38th टर्म किधर पाई जा रही होगी? 25 से 40 के दरमियान या 40 से 55 के दरमियान? दिस इज योर Q1। 75 प्लस 1, ओ सॉरी 2 नहीं करना था, डिवाइड बाय 4 करना था, गलत हो गया। 75 प्लस 1 ओवर 4 19। 19th फिगर किधर पाई जा रही होगी? 10 से 25 या 25 से 40? Q1 इधर पाया जा रहा होगा, तो 19 3 जा 57 किधर होगा? Q1 इधर होगा, Q3 इधर होगा। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला एग्जैक्ट मीडियन वाला है। अगर आपको मीडियन का फॉर्मूला याद है, समझे आपको ये और डेसाइल और परसेंटाइल का फॉर्मूला भी याद है। L लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है? 20 प्लस सिग्मा एफ, जहां मीडियन में डिवाइडेड बाय 2 करते थे वहां डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 75 डिवाइडेड बाय 4, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। माइनस सी एफ कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास माइनस 10 डिवाइडेड बाय एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितने बंदे थे इस क्लास में, मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ, कितने डिस्क्रीट नंबर हैं इस क्लास बाउंड्री में? 10। इससे आपके पास आ जाएगा Q1। दिल कहता है कि आंसर 20 से लेकर 30 तक की कोई फिगर होगी। 19.1 ना करें, दोबारा देख लें। तब तक मैं Q3 के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दूं, यही आनी चाहिए थी, 20 से लेकर 30 के दरमियान। नेक्स्ट Q3 कहां से आएगा?
लोअर बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास यानी कि 50 प्लस 75/4। अब हम Q3 निकाल लें तो ये 3 से मल्टीप्लाई भी होगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द यानी कि 55 डिवाइडेड बाय कितने बंदे हैं इस क्लास में 20 मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ तो सेम है। अगर कोई गलती नहीं है तो आंसर 50 से 60 के दरमियान ही आएगा। ले जी, आंसर कुछ ना कुछ आ गया। नेक्स्ट, एक मिनट, अवाम में कुछ डिस्टरबेंस पाई जा रही है, लगता है दूसरे भाई का आंसर डिफरेंट है। ठीक है, चले फिर यही होगा। हमारे पास आ गया Q1 और Q3। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएशन। नॉर्मल क्लास में हम आधा घंटा लगा के स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस जो है वो लंबे रूट से करते हैं और फिर मैं एंड पे सरप्राइज देता हूँ कैलकुलेटर जिंदाबाद। ये रिवीजन क्लास है तो मैं डायरेक्ट ये कह रहा हूँ कैलकुलेटर जिंदाबाद। एक दफ़ा कैलकुलेटर पे अगर आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरी याद रखिएगा, फॉर्मूलाज भी याद रखने। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कैलकुलेटर से नहीं होते, डायरेक्ट कैलकुलेटर उससे फॉर्मूले से ही होंगे। तो कैलकुलेटर पे गए, सेटअप पे क्लिक किया, डिपेंडिंग ऑन किस किस्म का सवाल है। अगर अनग्रुप्ड डेटे का सवाल है तो वन वेरिएबल पे क्लिक किया, और अगर ग्रुप्ड डेटे का सवाल है फिर भी वन वेरिएबल पे क्लिक किया, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑन करके। क्या बिल्कुल सही कहा आपने। वैल्यूज पुट की, वैल्यूज मिटा दी, एसी पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के 1 दबाया, VAR वेरिएंस पे क्लिक किया, और आगे आपके पास एक इस तरह का जो है वो ऑप्शन आ रहा होगा, इस तरह का साइन जिसे फाई भी बोलते हैं। ये होती है आपकी, और इस चीज का तो आपके पास आ जाती है वेरिएंस। और चैप्टर 8 के यूनिट 2 का आखिरी आपके पास फॉर्मूला था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन। अगर सवाल आपसे इस तरह की बातें करता पाया जाए कि ये एक बंदा है, ये इसके एवरेज मार्क्स हैं, ये एक और बंदा है, ये इसके एवरेज मार्क्स हैं, दोनों की स्टैंडर्ड डिवीजन ऐसी है, तो बताओ दोनों में से कौन ज्यादा मेहनती है या कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है या किस में जो है वो डिविएशन कम है। तो याद रखिए, अच्छा बच्चा वो होता है जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम हो, थोड़ा हो। तो आपने दोनों की कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। इससे आपके पास आ जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देख लीजिएगा गौर से कि सवाल आपसे अच्छा बच्चा आइडेंटिफाई करना चाहता है या गंदा बच्चा। अगर सवाल कहे बताओ किसमें डिस्पर्शन ज्यादा है, बताओ कौन ज्यादा नालायक है, या किसमें जो है वो वेरिएंस ज्यादा पाई जा रही है, तो ज्यादा वाला ऑप्शन जो है वो बेस्ट होगा। और जो अगर सवाल कहे बताओ कौन सा अच्छा बच्चा है, किसमें कम वेरिएंस है, तो कम वाली परसेंटेज बेहतर होगी। याद रखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा कंपैरिजन के तौर पे यूज होती है। हम एब्सोल्यूट जो है वो नहीं कह सकते कि अगर किसी जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन इतनी है तो वो अच्छा बच्चा है गंदा बच्चा है। हम उसे कंपेयर करेंगे किसी और से और पता लगाएंगे कि इनमें से कौन बेहतर है और कौन जो है वो कम अच्छा है। चैप्टर 8 तमाम हुआ। फिर हमारे पास है चैप्टर 9, 10, और हमारे पास थोड़ा सा टाइम भी है, 9, 10 के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो 9 तो इंतहाई इजी चैप्टर है। गिनती के जो है वो, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सिर्फ एक ही टॉपिक है जिसका नाम है महंगाई। और उस महंगाई को कैलकुलेट करने के हमने बहुत सारे छोटे छोटे तरीके पढ़े थे। एक दफा जल्दी से इन सारों को गो थ्रू कर लेते हैं। अगर इंतहाई सीधा सवाल आ जाए जिसके आने के चांसेस कम ही है, लेकिन खैर, प्राइस 1 डिवाइडेड बाय प्राइस नॉट से आपके पास निकल आता है प्राइस इंडेक्स। ये 1 कौन है, नॉट कौन है? एक होता है करंट पीरियड, एक होता है बेस पीरियड। आजकल के साल को हम बोलते हैं करंट पीरियड और पुराने जमाने को हम बोलते हैं बेस पीरियड। जिस पीरियड से कंपेयर किया जा रहा हो उसे हम कहते हैं बेस पीरियड। मेरी बातों में आके इस बात का रट्टा लगा लीजिएगा कि पुराना हमेशा जो है वो बेस ईयर पुराना हो सकता है। कभी कभार सवाल उल्टा भी आ सकता है कि बेस ईयर आप बाद वाले ईयर को रखे हो, करंट ईयर पुराना वाला हो। बस ये ध्यान रखना है कि जिस पीरियड से कंपेयर किया जा रहा है दैट इज बेस पीरियड, और जिस पीरियड को कंपेयर किया जा रहा है दैट इज करंट पीरियड। इससे ज्यादा इससे कॉम्प्लिकेट करें तो आपके पास आ जाता है सिग्मा P1 ओवर सिग्मा P0। ये आपके पास होगा क्या कहते हैं इसे, एग्रीगेट।
प्राइस इंडेक्स। एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, एक से ज्यादा जब प्रोडक्ट्स की बात हो रही हो तब हम जो है वो सारी प्राइसों का बेस ईयर में सम कर लेते हैं, सारी प्राइसों का करंट ईयर में सम कर लेते हैं होते हैं, और जो है वो देख लेते हैं कि इन 4-5 आइटम्स या 3-4 आइटम्स की ओवरऑल कंबाइंड जो है वो महंगाई कितनी है। इसी एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स का एक और नाम भी होता है सीपीआई। बस इसमें और एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स में फर्क ये है कि सीपीआई में आमतौर पर डेली यूज की चीजें यूज होती हैं। आपके पास अगर सीपीआई का सवाल है तो उसमें इस तरह की चीजें गिवन होगी, आटे, चीनी, अंडे, इस तरह की चीजों की प्राइसेस की अगर बात हो, तरीकेकार सेम है, फॉर्मूला सेम है, कैलकुलेशन सेम है, बस नाम चेंज है। एग्रीगेट में इधर उधर की चीजों की बात हो रही होगी, जबकि सीपीआई में जो है वो खाने पीने की चीजों में इंपॉर्टेंट चीजों की बात हो रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास बुक ने यूनिट 1 के एंड पे थोड़ी सी बुराइयां की थी इन दोनों मेथड्स की। उसने कहा था कि ये तरीकेकार तो अच्छे हैं लेकिन इसमें ये नहीं अकाउंट फॉर होता कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस कितनी थी, कम थी या ज्यादा थी। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस वाले फॉर्मूला भी हैं। दो बंदे हैं, एक का नाम लपेयर, एक का नाम पाश। लपेयर को बेस पसंद है, हमने लिख दिया आगे ब्रैकेट में कि ये बेस वाला बंदा है और ये करंट वाला बंदा है। फॉर्मूलाज बेशक देख के कॉपी पेस्ट कर दें, प्राइस 1 ओवर प्राइस नॉट, प्राइस 1 ओवर प्राइस नॉट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हम x को किसी w से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो याद रखिए प्राइस का w क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। लपेयर को क्या पसंद है, बेस, लिख दे बेस, लिख दे बेस। पास को क्या पसंद है, करंट, लिख दें करंट, लिख दें करंट। लें जी, फॉर्मूला याद रखने का इजीएस्ट तरीका आपके पास है ये। अगर इंडेक्स की बात की जाए, करना क्या है, सिर्फ Q1 डिवाइडेड बाय Q0, सिग्मा Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0। और अगर इसकी बात की जाए तो Q1 ओवर Q0, Q1 ओवर Q0 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी का वेट, फिर क्या होगा, प्राइस, 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 प्राइस। लपेयर को क्या पसंद है, बेस, बेस। पाश को क्या पसंद है, करंट, करंट। ये ले हमने फॉर्मूलाज लिख लिए। ये किसके आगे आपके पास, लपेयर और पाश के इंडेक्सेस, प्राइस के भी और क्वांटिटी के भी। नेक्स्ट बुक ने इनकी भी थोड़ी सी बुराई की। बुक ने कहा कि लपेयर जो है वो आपको प्राइस जरूरत से ज्यादा बताता है, जबकि आपको पाश जो है वो प्राइस जरूरत से कम बताता है, जो कि गलत बात है। तो एक तीसरा बंदा है जिसने कहा तुम दोनों पागल हो, मैं बताता हूं असल इन्फ्लेशन कैसे आती है। पाश उसने फिशर ने कहा, तीसरे बंदे ने, कि असल महंगाई पता लगाने का तरीकेकार है स्क्वायर रूट ले लो। लपेयर प्राइस इंडेक्स का और पाश प्राइस इंडेक्स का स्क्वायर रूट होता है फिशर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास दो तरह की चीजें थी, लिंक इंडेक्स और चेन इंडेक्स। लिंक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, प्राइस इन करंट ईयर का डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, उससे आपके पास आ जाता है लिंक इंडेक्स। और आपके पास आ जाता है, जो मैं लिख भी देता हूं, लिंक इंडेक्स ऐसे आता है, और फिर होती है चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स आपके पास आती है करंट चेन इंडेक्स, मतलब अभी इस साल का चेन इंडेक्स, मल्टीप्लाई बाय पिछले साल का चेन इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। और जाते जाते आखिरी फॉर्मूला जो आपको यूनिट 9 ने बताया था वो था जीडीपी से इन्फ्लेशन निकालने का तरीकेकार। याद रखिएगा जीडीपी दो तरह के होते हैं, एक जीडीपी वो जिसमें महंगाई इंक्लूडेड होती है, और एक जीडीपी वो जिसमें महंगाई इंक्लूडेड नहीं होती। तो रियल जीडीपी वो है जिसमें महंगाई इंक्लूडेड नहीं है, और नॉर्मल जीडीपी वो है जिसमें महंगाई इंक्लूडेड है। कॉमन सेंस कहती है कि महंगाई के इंक्लूड होने से जीडीपी बढ़ जाया करेगा, तो नॉमिनल जीडीपी यानी कि ज्यादा वाला जीडीपी डिवाइडेड बाय कम वाला जीडीपी से भी इन्फ्लेशन की परसेंटेज निकल आती होती है। यह था हमारे पास चैप्टर 9। और फिर सबसे आखिर में बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 बात करता है रिश्तों की। वैसे तो यूनिट 1 ने आपको सिर्फ डायग्राम्स दिखाई थी, यूनिट 2 से बात करते हैं। यूनिट 2 में आपको एक चीज बताई गई थी, दैट वाज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। वंस अगेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी, अगर
रेगुलर क्लास होती है तो उस पर जो है वो पहले लंबा रूट करते हैं, फिर फॉर्मूला याद करते हैं। चूंकि रिवीजन क्लास है, कैलकुलेटर जिंदाबाद, लेकिन प्लीज फॉर्मूलाज भी याद कर लीजिएगा। कैलकुलेटर क्या कहता है? सेटअप में गए, स्टैट में गए, स्पीड में इसलिए बोल रहा हूं कि यूट्यूब वालों ने तो बाद में इसे रिवाइंड करके भी देख लेना है। सेटअप में गए, स्टैट में गए, अब यहां 2 वेरिएबल्स वाला काम होगा। एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज पुट की, एसी पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के 1 पे क्लिक किया, REG रिग्रेशन पे क्लिक किया। REG पे क्लिक करने से आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे होंगे उनमें से 3 ऑप्शंस होंगे, एक होगा R, एक होगा A, एक होगा B। एक ही झटके में हमने R और A और B तीनों की बात कर ली। अब देख लेते हैं R कौन है, A कौन है और B कौन है। तो R तो आपको बताएगा रिश्ते की स्ट्रेंथ बिटवीन X एंड Y। अगर आपके R की वैल्यूज 0 से लेके 1 तक है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। याद रखिएगा R हमेशा -1 से 1 के दरमियान होता है। अगर आपका R एग्जैक्ट 1 है तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, इंतहाई शदीद किस्म की कोरिलेशन है। जितना X बढ़ेगा उतना ही Y बढ़ेगा। जबकि नेगेटिव -1 का मतलब है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, जितना X डिक्रीज होगा उतना ही Y जो है वो डिक्रीज होगा। और अगर 1 के करीब करीब आंसर है, 0.9 है, 0.6 है, 0.8 है, उससे हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, नॉट परफेक्ट लेकिन फिर भी पॉजिटिव। और अगर बहुत ही थोड़ा सा आंसर हो 0.1, 0.2, तो उसे हम बोलेंगे वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसी को ऑपोजिट कर लें, अगर आंसर -0.9, -0.8 हम उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। अगर 0.12 है उसे हम बोल देंगे वीक। ये तो थी हमारे पास कोरिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिग्रेशन। रिग्रेशन होती है एक्स और वाई की बेस पे प्रिडिक्शन करना, फ्यूचर की जो है वो प्लानिंग करना, कि अगर आपके पास एक्स इतना है, वाई इतना है महीने 1 में, दूसरे महीने में एक्स इतना है, वाई उतना है। अज्यूम ही कर लेते हैं एक्स है कि आपने जो है वो कितनी कॉलें की और वाई जो है वो आपका कितना बिल आया। तो 3, 4, 6 महीनों का अगर आपके पास इस तरह का डाटा है तो आप इससे के थ्रू एक रिग्रेशन लाइन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप हर महीने की प्रिडिक्शन कर सकें कि अगर मैं इतने महीने इतनी कॉलें करूं तो मेरा टोटल बिल कितने के आसपास जो है वो आएगा। खैर फॉर्मूला लिखने की जरूरत कोई नहीं है, इतना सा मैं सिर्फ लिख देता हूं कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था और आज की रिवीजन क्लास में सबसे पहली चीज जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी वो क्या थी? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मैं फिर घूम के उसी पे वापस आ गया। चेक करें कैसा, जहां से शुरू हुए थे वहीं खत्म करने वाले हैं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था b को हम प्यार से बोल देते हैं कोएफिशिएंट और a को हम बोल देते हैं कांस्टेंट। अब यहां दोनों के साथ एक वर्ड ऐड हो जाएगा जो कि होगा रिग्रेशन। ये आपके पास हो जाएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट या रिग्रेशन स्लोप, और ये आपके पास हो जाएगा रिग्रेशन कांस्टेंट। कैलकुलेट कैसे करना है मैंने आपको अभी से बता दिया। ए जो है वो आपके पास कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है और बी कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास कैलकुलेटर से ए और बी की कैलकुलेशन हो जाए, उससे आप इक्वेशन बना सकते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। उसमें आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, आपके पास y की जो है वो वैल्यू निकल आएगी। तो ये तो था आपका QM। एक मिनट, इससे रिग्रेशन का और आपस में कोरिलेशन का क्या रिश्ता है उसकी भी बात कर लेते हैं। याद रखिएगा r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट b ऑफ y ऑन x मल्टीप्लाई बाय b ऑफ x ऑन y। ये b ऑफ y ऑन x तो निकालना इजी है। b ऑफ x ऑन y क्या होता है? अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हुए x और y की वैल्यू स्विच करके लिख दें, लाइक फॉर एग्जांपल आप x के बजाय y की वैल्यूज लिखें, y के बजाय x की वैल्यूज लिखें, तो जो आंसर आएगा वो आपका होगा b ऑफ x ऑन y। तो ये रिश्ता था बिटवीन r एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट वगैरह। एक और एक चीज होती है जिसका नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। लेकिन सवाल बड़ा जालिम होता है, वो आपको बताता नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का सवाल है। सवाल इस तरह की इंग्लिश बोलता पाया जाता है कि बताएं हाउ मच चेंज इन x कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू वेरिएशन इन y। मैं ज़बानी बात नहीं कर रहा, चैप्टर 8 के यूनिट 2 के एंड पे कहीं एग्जैक्ट बात इंग्लिश में लिखी हुई भी होगी कि हाउ मच चेंज इन x इज एक्सप्लेन्ड बाय द चेंज इन वेरिएशन ऑफ y। ये बात अब r की नहीं रही, ये बात चली गई कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे निकलता है? बहुत मुश्किल तरीका है। r पकड़ते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं।
तो वो होता है कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन। तो जहां सवाल ये वाला सेंटेंस बोलता पाया जाए कि हाउ मच चेंज, तो वो आर नहीं आपने कैलकुलेट करना, आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है, बस बहुत है। तो ये था आपका क्यूएम। इसी तरह हमने 4 दिन में रिवाइज कर लिया। होपफुली अवाम का जो सामने बैठे हैं और जो है वो कभी यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी और पोर्टल पे देख रहे हैं, उनका कुछ भला हो गया होगा। मिलते हैं फिर कभी, प्लीज़ ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर कभी मिलते हैं।